कौन? अमेज़न प्राइम का मेंबरशिप किसके पास है? क्या चल रहा है? किस चीज का? अमेज़न प्राइम? नहीं, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, अमेज़न प्राइम का बात है। मिर्जापुर का है क्या किसी के पास? KGF भी आ रहा है, KGF 2 आ रहा है ना, 1 के बाद 3 आ जाएगा उसी पे हॉट इस पे अमेज़न प्राइम पे ही। हाँ शायद, पता नहीं भाई, अपने को इसका आइडिया नहीं मेरे को। स्कैम 1992 बढ़िया है। नहीं सुने हैं, मतलब ट्रेलर देखे। हर्षद मेहता पे है ना? लाइट बेटा, एक TS ग्रेवाल वाली बुक लाइट। चलिए कल वाली क्लास आप लोग देख लिए थे, जो रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ था? सब लोग देख लिए थे? ठीक। हेलो, अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं उस प्रोसेस में, जैसे ही जाएंगे वो भी बता देंगे। ठीक है, ठीक। चलिए हो गया, अब आप लोग आराम से रहिए। आइए, हमने कल आपको बात बताई थी कि जब हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन करने जाते हैं तो डिबेंचर रिडम्पशन में हमारे पास में हमें 2 प्रोसेस करना पड़ता है। पहला प्रॉफिट को ब्लॉक करना होता है और दूसरा हम लोगों को, ठीक है, अमाउंट को ब्लॉक करना होता है, जिसको हम लोग फंड बोलते हैं। ठीक है, फंड को ब्लॉक करना होता है। कल हम लोग ने DRRI या DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। ठीक है, और DRR की बात करनी अभी हम लोगों की बची हुई थी। तो बोलता है जब प्रॉफिट को ब्लॉक करते हैं हम, तो प्रॉफिट को ब्लॉक करने का 3 तरीका है। ठीक है, कहता है डिबेंचर का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है या आउट ऑफ कैपिटल करना है या आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल करना है। ये 3 बातें हैं जो कि डिबेंचर रिडम्पशन से रिलेटेड है कि रिडम्पशन का आपके लिए नेचर एंड एग्जिस्टेंस क्या होगा। इसके हिसाब से 3 तरह से डिबेंचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। कल जो हमने बात करी थी, हमने स्पेसिफिकली ब्लॉक ऑफ फंड के बारे में बात करी थी कि फंड को अगर ब्लॉक करना हो तो हम लोग फंड को कैसे ब्लॉक करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि DRR अगर बनाना हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अगर बनाना हो, तो हमारे पास में 3 क्राइटेरिया है।
बोलता है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल। ठीक है, अगर आपको कैपिटल के पैसे से रिडम्पशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको प्रॉफिट के पैसे से रिडम्पशन करना है, मतलब अवेलेबल फंड कहां से आना चाहिए? ठीक है, प्रॉफिट से आना चाहिए। अवेलेबल फंड कहां से आना चाहिए? कैपिटल से आना चाहिए। और अवेलेबल फंड कहां से आना चाहिए? प्रॉफिट प्लस कैपिटल, दोनों से मिला के अगर आप सोर्स रखेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट अगर करना है तो 100% के अमाउंट का डीआरआर बनाना पड़ेगा। 100% कहने का मतलब क्या होता है कि जितना डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उस टोटल फेस वैल्यू के बराबर का रिजर्व बनना चाहिए। कब बनना चाहिए? डिबेंचर के रिडम्पशन का प्रोसेस शुरू होने से पहले आपके अकाउंट में नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए? नेसेसरी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या प्री रिक्विजिट है? प्री रिक्विजिट ये कहता है कि भाई अगर कोई कंपनी डिबेंचर रिडीम करने जा रही है तो उसके पास में नेसेसरी अमाउंट कहां होना चाहिए? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में होना चाहिए। पहला, अगर वो सारा का सारा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बैलेंस से करेगी, ठीक है, तो कितना पैसा रिजर्व होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो अमाउंट होना चाहिए दैट विल बी 100% ऑफ टोटल डिबेंचर इशूड। ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, हम अभी एग्जांपल लेके समझाएंगे। ठीक है, अगर आउट ऑफ कैपिटल कर रही है तो इसके बारे में बात करेंगे, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल, मतलब प्रॉफिट और कैपिटल दोनों मिलाकर के अगर रिडम्पशन कर रही है तो जितना डिवेंचर है उसके 25% के बराबर का पैसा रिडम्पशन से पहले हमारे डीआरआर अकाउंट में होना चाहिए। मतलब डिवेंचर के रिडम्पशन से पहले डीआरआर का बैलेंस 25% के बराबर होना चाहिए। देखिए, हम आपको इंडिविजुअली लॉ रीड करके बता देते हैं। बोलता है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फर्स्ट इज आउट ऑफ कैपिटल। If the debentures are redeemed out of capital without transfer of amount to debenture redemption reserve, it is redemption out of capital। बोलता है कि अगर आप आउट ऑफ कैपिटल रिडीम करेंगे सारा डिवेंचर तो यहां कोई भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट से अगर डिवेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो 100% डीआरआर बनाना पड़ेगा। सर अपने को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस है? तो भाई आपको स्पेसिफिकली प्रोसेस लिख के देगा, या अगर प्रोसेस लिख के नहीं देगा तो आपको इंडिकेशन और इंस्ट्रक्शन देगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि डिवेंचर्स को कहां से रिडीम किया जा रहा है। क्लियर है? जब हम वो इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलता है आउट ऑफ प्रॉफिट, if the debentures are redeemed by transferring amount equal to the value of outstanding debentures, that is 100% to DRR। जब हम पूरा का पूरा 100% DRR में ट्रांसफर करके और तब रिडम्पशन करेंगे, इसका मतलब हम रिडम्पशन कहां से कर रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, और जब बोलता है आप दोनों सोर्स यूज करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट भी, आउट ऑफ कैपिटल भी, so if the debentures are redeemed by transferring a part value of outstanding debentures that is less than 100%, और ये less than 100% की वैल्यू कितनी है अभी? 25%। ठीक है, 25% ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बोलता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? तो बोलता है इट इज एन स्पेसिफिक रिजर्व। आपको पता है स्पेसिफिक रिजर्व किसको बोलते हैं? जो एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व बनाया जाता है। बोलता है इट इज एन स्पेसिफिक रिजर्व set aside out of profit available for payment for dividend for the purpose of redemption of debenture। बोलता है ये डीआरआर जो बनाया जाता है ये पीएटी में से बनाया जाता है। पीएटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
वो प्रॉफिट जो कि डिविडेंड देने के लिए कंपनी ने रखा था, उस प्रॉफिट में से कंपनी नेसेसरी अमाउंट कहां ट्रांसफर करेगी? डीआरआर में। अगर कंपनी सोच रही है कि हम पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तो कंपनी को डीआरआर कितने के बराबर का बना लेना पड़ेगा? कितने के बराबर का? 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। मान लो अगर 10 लाख रुपए का डिवेंचर रिडीम करना है, तो डीआरआर में भी बैलेंस कितना होना चाहिए? 10 लाख। अगर मान लो वो आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल कर रही है, तो कितना परसेंट होना चाहिए? 25%। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप बार बार इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमको आगे हम आपको बता देंगे कि हम बार बार आउट ऑफ कैपिटल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं अलाउ होगा, नहीं कर पाएंगे। अगर अवेलेबल प्रॉफिट आपका नहीं होगा कि आप 100% रिजर्व बना पाए, और ये भी एक बात होती है कि रिजर्व कोई एक साल में नहीं बनाना होता है, ठीक है, रिजर्व को आप क्रिएट करते 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 भी आ सकते हैं। मतलब कहने का ये लॉ इंटरप्रेट इस तरीके से किया जाता है कि जिस दिन डिवेंचर को रिडीम करना है ना, उससे पहले पहले डीआरआर में 100% का पैसा क्या हो जाना चाहिए? अमाउंट हो जाना चाहिए, अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट करना चाहते हैं। ये बात है। तो ये नहीं है कि आप एक ही दिन प्रॉफिट पे प्रेशर डाल के पूरा डीआरआर बना देंगे, ठीक है। आप चाहें तो, अगर आपको दिख रहा है कि मुझे आगे आने वाले 5 सालों में रिडम्पशन करना है, तो आप चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं? एक एक साल कर करके आप अपना प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करके क्या करते जाइए? रिजर्व बनाते जाइए, ठीक है। बोलते हैं ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू डीआरआर। सेक्शन 71 सब सेक्शन 4, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोट करने के लिए आदमी कर देता है। बोलता है द कंपनीज एक्ट विच डील्स विद डीआरआर इज एज फॉलोज। क्या कहता है? बोलता है वेयर डिवेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन द कंपनी शैल क्रिएट। बोलता है जब डिवेंचर हम इशू करते हैं तो कंपनी को क्रिएट करना चाहिए, शैल क्रिएट अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी क्या बनाएगी? एक डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगी out of the profits of the company available for the payment of dividend, and the amount credited to such account shall not be utilized by the company except for the redemption of debentures। साफ साफ बात समझ में आ गई कि जो कंपनी सेक्शन 71 के हिसाब से डिवेंचर्स इशू करती है, उस कंपनी के द्वारा डीआरआर बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और वो डीआरआर उस प्रॉफिट से हटके बनेगा जो प्रॉफिट कहां के लिए रखा गया है? जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी ने क्या किया था? रखा था। उसमें से आप हटा करके क्या बनाइएगा? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और उस रिजर्व के पैसे से हम क्या करेंगे? हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है कि इट इज एन स्पेसिफिक रिजर्व। ये क्या है? एक स्पेसिफिक रिजर्व। आगे बात बोलता है एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर, मतलब डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए। तो बोलता है अमाउंट शैल बी ट्रांसफर्ड टू डीआरआर out of profit of the company that are available for payment of dividend, and amount shall be transferred to DRR shall be as follows। मतलब कि कितना रुपया डीआरआर में ट्रांसफर होना चाहिए। तो हर कंपनी के लिए अलग अलग है, हर कंपनी के लिए अलग अलग है। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी कंपनी है जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले बोलता है, जैसे कल हमने डीआरआई में बात की थी, तो हमने बोला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है, उनको डीआरआर भी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज को डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं थी, तो यहां बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो एनबीएफसी वगैरह हैं, जो आरबीआई टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देती है, तो उसके हिसाब से जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, आरबीआई वो नोटिफाई करेगी। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? तो भाई आपको बैंकिंग कंपनी के ऊपर और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो सवाल पूछ सकता है। इन दोनों को स्पेसिफिकली डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही डीआरआई बनाने की जरूरत पड़ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट दी हुई है कि कौन सी कंपनी को बनाने की जरूरत है, कौन सी कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, इतनी लंबी लिस्ट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट आपके एग्जाम में ना आने वाली है, ना इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, उठने वाला है, ठीक है। आपको इंडिकेशन, क्लियर हिंट मिल जाएगा कि भाई ये वाली कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ेगा, ये वाली कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। आइए आगे बात करता है 10 वनली अनलिस्टेड कंपनीज, इन सबके बारे में बात होती है, ठीक है। और बोलता है व्हेन टू एप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स टू डीआरआर, बोलता है डीआरआर में पैसा कब डाला जाए और कब नहीं डाला जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब डीआरआर में पैसा डाला जाएगा, क्या एंट्री होगी डीआरआर में पैसा डालने की, और कैसे हम लोग डीआरआर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डीआरआर बनाने के लिए जो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री, ठीक है। कैसे हम लोग रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे, तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट, सिंपल। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा यूज करना है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डीआरआर में पैसा क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको किसी और जगह से डीआरआर बनाना है, जैसे जनरल रिजर्व से बनाना है, मान लिया कि आपके पास जनरल रिजर्व में पैसा है, आप जनरल रिजर्व का पैसा यूटिलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व में भी तो वही पैसा रखा हुआ है ना जो शेयर होल्डर को आप क्या करने वाले थे, देने वाले थे, लेकिन आपने उसको दिया नहीं, आपने उसको रिजर्व कर दिया। तो अगर जनरल रिजर्व यूज करना है तो यहाँ पे एसपीएल के साथ में आप जनरल रिजर्व को भी डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। डीआरआर रिजर्व बनाना सब बच्चों को पता है, प्रॉफिट का बैलेंस कम हो जाएगा, रिजर्व का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। आइए और हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे हम लोग उस एग्जाम्पल से इस सारे क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारी बातें डिस्कस, चल आई हम लोग हाँ क्या हो कुछ, चल आइए, अगर आपके पास में पुरानी किताब होगी पीएस गरेवाल की या डीके गोयल की, ठीक है, तो यहाँ पे ये 25% लिखा हुआ आ रहा होगा, एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। पुरानी वाली किताब होगी तो डीआरआर जब आप चेक कर रहे होंगे तो जब आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट होगा उसमें 25% अमाउंट लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर पुरानी किताब होगी तो। देखिए बेटा एक बार, टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा, आपकी किताब में 25% नहीं लिखा हुआ होगा, आपका नए वाले में नहीं लिखा हुआ होगा। हाँ बता रहे हैं, इसीलिए ना हम सब डील कर रहे हैं।
आप में तो 10% है, ठीक। सब लोग अपनी बुक चेक कीजिएगा प्लीज, बुक चेक कीजिएगा, ठीक है। जब DRR का अमाउंट होगा, ठीक है, DRR पुरानी है कि नहीं है? दिखाओ। अच्छा ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर सेक्शन वाइज नहीं दिया हुआ है और अगर आपकी पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में सब बच्चे सुनेंगे, जो ऑनलाइन है बच्चे वो भी सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा है कि अभी आप लोगों के लिए नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के लिए भी नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। DRR पहले जो था बाबू उसको काट लो, वहां पे जो 25% बनाना होता है वो अब 25% आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मैं वही चेक कर रहा था अपने मोबाइल में, ठीक है, कि आपके लिए नोटिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया, नोटिफाई हो गया, ठीक है, हाँ जी हो गया, ठीक है, नोटिफाई हो गया, नोटिफाई हो गया, ठीक है। मेरे को बस मैं ये इस बात से कंफ्यूज था कि 10% आप लोगों को नोटिफाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने तो नोटिफाई कर दिया है कि 10% होगा, आपकी बुक में चेंज किया है कि नहीं, तो मैंने देखा कि नहीं, दोनों ही बुक में चेंज कर दिया है उसने, ठीक है। इसका मतलब वो नोटिफाई हो गया, ठीक है। उस बुक में भी चेंज कर दिया है, ठीक है, 10% कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे माजरा क्या हो गया, अब आप सिर्फ ना कथा को सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, हम आपको कहानी सुना देते। अब आप बुक को मत देखिए, बुक को छोड़ दीजिए देखना, ठीक है। कहता है, अब हम बस आपको 4 लाइन बोलेंगे, वो 4 लाइन समझ जाइए और उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन बनवा देंगे, आप क्वेश्चन बना लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, बुक के उलझन में मत पड़िए। बोलता है, एज पर द फाइनल गाइडेंस, द न्यू गाइडेंस इशूड बाय द कंपनीज अकाउंटिंग बोर्ड, कंपनीज एक्ट का जो बोर्ड होता है, ठीक है, उसने इस रूल्स में कुछ चेंज किए हैं, DRR बनाने के रूल में कुछ चेंज किया है। पहले जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते थे तो 100% का DRR बनता था, आज भी 100% का बनेगा। जब आप आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करते थे तो कोई DRR नहीं बनता था, आज भी कोई DRR नहीं बनेगा। पहले एक बात और होती थी, ध्यान से समझिएगा, आउट ऑफ कैपिटल से रिडम्पशन करना अलाउ ही नहीं था, ठीक है। कंपनीज एक्ट आपको ये अलाउंस देती ही नहीं थी कि आप किस मेथड से रिडम्पशन करें, क्लियर है। अब उन्होंने ऐसा कोई अलाउंस या कोई ऐसा आपको रुकावट नहीं डाली है, लेकिन यहां DRR बनाने की जरूरत नहीं है। ये 2 बात समझ आई। तीसरा, जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल दोनों को जोड़ के रिडम्पशन करते हैं तो पहले ये नियम था कि DRR कितना बनना चाहिए, 25%। किस चीज का 25%? नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर, ठीक है। टोटल मतलब क्या, जितना डिवेंचर आपने इशू किया, मान लो आपने 10 लाख का डिवेंचर इशू किया है तो पहले के हिसाब से कितना बनना चाहिए था DRR? 2.5 लाख रुपया, 25% 2.5 लाख रुपया। लेकिन नया रेट कब स्पेसिफाई हुआ है? 2018 में बिल हुआ था, 2019 में स्पेसिफाई हो गया है, ठीक है। ये जो अडॉप्ट हुआ है कंपनीज एक्ट में, ये 2019 के अंदर अडॉप्ट हुआ है, ठीक है। 18 में ही स्पेसिफाई हो गया था। तो सही सिंपल सी बात है, अपने अपने काम की क्या बात है कि आज अगर DRR बनाएंगे तो कितने परसेंट से बनाएंगे? 10%। मैंने यही चेक किया इस किताब में और यहाँ नेट पे, ठीक है, कि क्या ये 10% CBSE के लिए स्पेसिफाई किया है उन्होंने। तो जी, CBSE ने भी अपने सिलेबस में अमेंड करके ये 10% क्या कर लिया है, स्पेसिफाई कर लिया है, ठीक है। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे या प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा इस चैप्टर का, तो कितना DRR बना हुआ होगा? 25%। लेकिन आपने कितना DRR बनाना है? 10%। ये बात समझ में आ गई। DRR बनेगा कहां से? तो या तो जनरल रिजर्व से, या कोई और रिजर्व दिया हो उससे, और या नहीं तो जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस हो उससे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? और आगे चीजों का जो सिलसिला है फिर वो हम क्वेश्चन के साथ में आपको बताते हैं। क्लियर है? हम लोग एक क्वेश्चन देखें हम, आइए किसी भी किताब से देख सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू तो पूछ लीजिए मेरे से, किसी कोई प्रॉब्लम है बताओ। सर आप मतलब बोले कि सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग DRR जब भी बनेगा, हाँ, तो या तो मतलब जो भी शेयर होल्डर को पैसा मिलने वाला है, हाँ हाँ, उसी के पैसा से बनेगा।
जो प्रॉफिट मिलने वाला है, हाँ डिविडेंड मिलने वाला है, तो या तो वो मतलब रिटेन मतलब जो रिजर्व एंड सरप्लस से होगा, या तो स्टेटमेंट प्रॉफिट से बनेगा। हाँ, उसके अलावा बोलेगी और भी किसी और किसी रिजर्व से जो जिससे शेयर होल्डर्स का राइट हो वैसे किसी और रिजर्व से बन सकता है, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, जैसे शेयर ट्रांसफर पेमेंट इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको। और भी रिजर्व ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शेयर होल्डर्स का ही राइट होता है, ठीक है। हाँ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मतलब अगर डिविडेंड की इक्वलिटी नहीं हो पाएगी तो उसको इक्वलाइज करने के लिए हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है, ठीक है, उससे भी किसका राइट है, शेयर होल्डर। तो ऐसे साफ साफ मैंने बोला कि ऐसे रिजर्व जिसके ऊपर किसका राइट है, शेयर होल्डर का, ठीक है। इस चैप्टर को ना, इस चैप्टर को आप क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को आप बस उतना ही पढ़िए जितना इस चैप्टर की डिमांड है, बिकॉज ये चैप्टर में सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने सतह टटोला है, ठीक है। सतह टटोलना मतलब क्या होता है, स्कीमिंग कर दिया है, ऐसे करके छान करके चीजें निकाल दी और ले जाकर के चिपका दी, ठीक है। ये डिबेंचर का रिडम्पशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सतह टटोलने का मतलब होता है उसने सीधे ऊपर से चीजें ऐसी पोछी है और पोछ करके लाके चिपका दी, ठीक है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेनेबल नहीं रह गई है, ठीक है, या बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको कि अभी क्लास 12 में हम एज अ टीचर प्रोसीजरल बोल देते हैं। प्रोसीजरल का मतलब क्या कि भैया यही प्रोसेस है, हम उसके पीछे नहीं जाते हैं कि भाई ये प्रोसेस के अंदर क्या है, बिकॉज बहुत सारी बातें इसमें नहीं बताई गई, ठीक है। तो हम लोग इसको एज अ प्रोसेस फ्लो का चैप्टर बता देते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, और डिविडेंड का और रिडम्पशन क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जब चैप्टर आप सीए इंटर में जाकर के पढ़ेंगे तो भाई पहले तो इतना प्रोविजन है, फिर इतना एग्जम्पशन है, और तब जाके कहीं रिडम्पशन है, ठीक है। रिडम्पशन का प्रोसेस तो इतनी छोटा सा है, मेन पहले भाई प्रोविजन, ये बनाएगा, वो बनाएगा, इतना बनाएगा, उतना बनाएगा, इसको इतना बनाना है, उसको उतना बनाना है, इसको ये सिक्योरिटी, उसको वो सिक्योरिटी, इनको नहीं बनाना है, नहीं तो क्यों नहीं बनाना है, समझ बस। तो इसीलिए इस चैप्टर को सतह से पढ़िए, नंबर लाइए, आगे जब बढ़िएगा तो इसको पूरा का पूरा थेसिस के साथ में पढ़िएगा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी होगा एग्जाम में भी। हम क्वेश्चन भेज नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसके नोटेशंस आपके लिए लिख रहे हैं। बोलता है ट्यूलिप लिमिटेड एक कंपनी है, ब्रैकेट में बोलता है एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी है, इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा बताइए, उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा कितने परसेंट पे, 10% पे, ठीक है। सब कंपनियों को डीआरआर कितने पे बनाना पड़ेगा, 10%, ठीक है। जिनको नहीं बनाना पड़ेगा वो कौन सी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी, ठीक है। चलिए, ट्यूलिप लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इश्यू किया है ₹4 लाख, रुपीज है, कभी कभी बच्चा लोग इसमें भी गड़बड़ा जाता है कि रुपी है कि नंबर है, ठीक है, पता चला हम तो नंबर पे बना के चले आए, ठीक है। ₹4 लाख 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, मतलब कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे, 4000 डिवेंचर 100 रुपए वाले। आइए, ऑन 1 अप्रैल एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, यहां प्रीमियम है 6% का और रिडम्पशन पे प्रीमियम है एट द रेट 10%, 10% का रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ऑन 31 मार्च 2020, ये रिडम्पशन होगा 31 मार्च 2020, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इश्यू हुआ है 1 अप्रैल 2016, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बोलता है अज्यूम दैट, अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब डीआरआई की बात कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था was made in 10% government securities as on April 30 of the financial year in which the redemption is due. Tell me the financial year in which the redemption is due. Tell me the financial year according to this question in which the redemption is due. 1920, ठीक है, बिकॉज 31 मार्च 20 को अगर रिडम्पशन करना है बेटा मेरे, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 1920,
तो रिडम्पशन का फाइनेंशियल ईयर है फाइनेंशियल ईयर 19-20। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इस 19-20 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको डीआरआई बनाना है तो डीआरआई कितना बनाना पड़ेगा? अमाउंट बताओ, बताओ ना। 4 लाख का 40,000 डीआरआई बोल रहे हैं, आई इन्वेस्टमेंट 15%, ठीक है 60,000, ठीक है। और ये कब तक बना देना पड़ेगा? पीरियड 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके 30 अप्रैल 19 के बीच में। तो या तो 1 तारीख को बना दीजिए, या 30 तारीख को बना दीजिए, या 15 को बना दीजिए, जब आपकी मर्जी हो तब बना दीजिए, ठीक है। बोलता है अज्यूम कर लीजिए कि ये बना हुआ है, अज्यूम कर लीजिए कि ये बना हुआ है, मतलब अपन को इसको बनाने की एंट्री के झंझट में नहीं पड़ना है। बात यहां तक समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक समझने में आई? Debentures were redeemed on the due date, pass entry at the time of issue as well as redemption, ठीक है। अब बाबू इशू की भी एंट्री करनी है, रिडम्पशन की भी एंट्री करनी है। बोलिए, आप बिना बुक में आंसर देखे हुए मेरे से बात कीजिए। बुक में आंसर देख के बात कीजिएगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि बेकार का हालत खराब होने लगे। जर्नल एंट्रीज आपको इशू की भी करनी है, रिडम्पशन की भी करनी है। पहली एंट्री में पैसा आएगा, एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 10% प्रीमियम से पैसा आया है, ठीक है। एंट्री क्या होगी? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट आएगा, ठीक है, टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये होगा इस वाले इशू को लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन साथ में प्रीमियम रिडम्पशन पे भी है, तो इस बात को लिखने के लिए एक लाइन डेबिट में जुड़ेगी, एक लाइन क्रेडिट में जुड़ेगी। बोलिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और नीचे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपके इशू की एंट्री हो गई टकाटक खत्म। अब आप इशू की एंट्री अपनी किताब में चेक कर लीजिए, चेक करते चलिए। जिनके पास किताब है चेक करते चलिए, जिनके पास नहीं है यही एंट्री होगी, ठीक है, यही एंट्री होगी। हाँ, ये 2 एंट्री हो गई, अब हो गई, ठीक है। ये एंट्री किस डेट पे मारी होगी आपने? 1/4/2016 को करी होगी, ठीक है ना भाई। इशू की एंट्री तो 1/4/2016 को करी होगी। अब जो लॉस आया है आपका इस इशू पे, उसको आप क्या पीएनएल से सेट ऑफ करेंगे? किस डेट पे करेंगे? ठीक है, पेमेंट आया, सेकेंड एंट्री आपने डिवेंचर को सेट किया, थर्ड एंट्री ये सब आपकी फाइनेंशियल ईयर 16 में हो रही है। 1/4/16 को, 1/4/16 को, अब 31/3/17 को एक एंट्री होगी, होगी क्या होगी? एसपीएल अकाउंट डेबिट करेंगे आप, और जो लॉस है आपका टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर उसको क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे या राइट ऑफ करेंगे। कितना रुपए का? जो भी रुपया हो। कितना होगा? 4 लाख का 10%, 40,000। बोलो भाई, यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हैं? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो भी कंफर्टेबल हैं यहां तक? ठीक, आगे बढ़िए। अब नॉर्मली इशू की एंट्री होगी और रिडम्पशन की एंट्री होगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटरेस्ट की एंट्री करें कि नहीं करें, ठीक है। जब तक अगला लिख के नहीं देगा इंटरेस्ट की एंट्री करने के लिए, हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग सीधे आ जाएंगे किस फाइनेंशियल ईयर में? 19-20 फाइनेंशियल ईयर में। जिस फाइनेंशियल ईयर में अपने को क्या करना है? रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन का प्री रिक्विजिट है डीआरआर और डीआरआई, ठीक है, जिसमें से डीआरआई का झंझट आपको पहले ही वो क्या कर दिया है? निपटवा दिया है। बोलता है डीआरआई ऑलरेडी हम अज्यूम करके चलेंगे कि 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो रखा है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर, ठीक है। डीआरआर बनाने के लिए अब आप क्वेश्चन चेक कीजिए कि क्या आपको कोई रिजर्व दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। क्या बोल रहा है बेटा? रुक जाओ ना, ठीक है, हम देखते क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसने तो यहाँ इंटरेस्ट की भी एंट्री करी, ठीक है, इसने तो यहाँ इंटरेस्ट की भी एंट्री करी,
ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को जब तक इंटरेस्ट लिख के नहीं देगा, हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री के झंझट में नहीं पड़ेंगे। इसमें यहाँ इंटरेस्ट की भी एंट्री करिए, मैं देखूं तो अगर, ठीक है। आइए, पहली एंट्री बैंक में पैसा मिलने की करी, दूसरा डिवेंचर सेटल करने की करी, तीसरा लॉस ट्रांसफर करने की करी। अब चौथी एंट्री ये करेगा, ठीक है, इसको बनाना है रिक्विजिट डीआरआर, जो कि कितना परसेंट होगा। कहीं पूरे क्वेश्चन में आपको कोई यहाँ पे कोई क्लू मिल रहा है क्या कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ प्रॉफिट प्लस कैपिटल है? कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? देखो, जब भी कोई क्लू ना मिले, हमेशा हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो मेथड कंपनी ने अडॉप्ट किया होगा वो मेथड है ओसी, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो प्लस कैपिटल ऑल्सो। मतलब अपने को जो रिक्विजिट डीआरआर बनाना है वो कितना परसेंट? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ टोटल डिवेंचर। व्हाट इज द टोटल डिवेंचर? 4 लाख का 10% कितना? 40,000, ठीक है। और क्या आपने पास में जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का बैलेंस दिया, या कोई और रिजर्व का बैलेंस दिया? नहीं। तो ये सारा पैसा कहां से बनेगा? एसपीएल से। एंट्री क्या होगी? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कितने रुपए से? 40,000 रुपए, ठीक है। अब आइए, क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से तो बनाना ही नहीं है भाई मेरे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में तो बस वही 5 चीजें जो लिखी हुई हैं, बोनस शेयर, बाई बैक, डिस्काउंट राइट ऑफ करना, जो बातें 5 बातें लिखी हुई हैं वही 5, छठा कोई बात हो ही नहीं सकता सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो ठीक है, उसमें नहीं लिखा हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से आप डीआरआर बना सकते हैं, तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आइए, डीआरआर इसने बनाया, कब बनाया? तो देखिए, आपको किस फाइनेंशियल ईयर में इसको रिडीम करना है? आपका फाइनेंशियल ईयर है 19, और डेट कौन सी है रिडम्पशन की? 31/3/20। मतलब 31 मार्च से पहले आपके पास डीआरआर में क्या होना चाहिए? सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो आपकी बुक ने कब बना दिया डीआरआर? 31 मार्च 19, 1 साल पहले ही बना दिया, ठीक है। अगर आप 1 अप्रैल 19 को बना देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई प्रॉब्लम। आप अगर 30 अक्टूबर 19 को बना देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 31 मार्च 20 से पहले पहले मेरे पास में ये रिजर्व क्या होना चाहिए? क्रिएटेड होना चाहिए, और उसमें कितना बैलेंस होना चाहिए? 40। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो भाई क्वेश्चन साफ साफ कह के दे रहा था कि assume that the required investment was made in 10% security। बुक कह रहा था कि assume कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो as per the instruction मुझे इस बात की जर्नल एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब assume हो ही चुका है तो फिर हम दोबारा से जर्नल एंट्री कर रहे हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि आपकी किताब ने जर्नल एंट्री की है तो हम आपको जर्नल एंट्री समझा देते हैं, ठीक है। इसने 30 अप्रैल को एक जर्नल एंट्री मारी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और उसका अमाउंट चेक कर लीजिए, वो अमाउंट कितना होगा? 4 लाख का 15%, मतलब 60,000 रुपया होगा, ठीक है जी, बिल्कुल 60,000 रुपया है, ठीक है। डीआरआई अकाउंट डेबिट 60,000 रुपया बिल्कुल है, होना ही होना है, नहीं का सवाल नहीं। क्या आपने डीआरआई बना दिया? आपके दोनों रिक्विजिट फुलफिल हो गए, डीआरआर का भी बैलेंस आ गया और डीआरआई का भी बैलेंस आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक जनरल क्वेश्चन आता है, एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यू कैन से कि दैट इज अ अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन समझते हैं? मतलब जो नॉर्मली फॉलो होते 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 कस्टम बन गया है। और कस्टम ये बन गया है कि भाई डीआरआई बनाने से पहले, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनियां ये कर लेती हैं कि वो डीआरआर में ये इंश्योर कर लें कि बैलेंस आ गया हो। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि कंपनीज ये अश्योर कर लेती हैं, इंश्योर करती हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले डीआरआर में जितना पैसा ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर हो गया हो। कहने का मतलब कि डीआरआई की जर्नल एंट्री करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि डीआरआर में पैसा ट्रांसफर कर दें। ऐसे ये कोई रिक्विजिट नहीं है
कि नहीं भैया कि डीआरआर में पहले पैसा डालना है या डीआरआई में पहले पैसा डालना है, लेकिन क्योंकि ये कस्टमरी फॉलोड है कि भाई डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले कंपनियां रिजर्व बना के रेडी कर लेती हैं, और यही वजह है कि बुक जो है यही वजह है कि यहां पे भी आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 31 मार्च 19 को ही क्या बना दिया है, डीआरआर, और उसके बाद उसने क्या बनाया है, डीआरआई। कोई दिक्कत यहां तक? दो रिक्विजिट कंपनी ने पूरा कर दिया, पहला डीआरआर का, दूसरा डीआरआई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या एंट्री है, 31 मार्च 2020 वो दिन आ गया जिस दिन आपने क्या करना था, ठीक है, रिडम्पशन। किस चीज का रिडम्पशन? डिवेंचर। तो डिवेंचर को रिडीम करने से ठीक पहले, उसकी जर्नल एंट्री डालने से पहले हम लोग एक और जर्नल एंट्री डालेंगे। किस चीज का? डीआरआई को रियलाइज करने का, डीआरआई को रियलाइज करने, ठीक है। और डीआरआई को रियलाइज हम करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या एंट्री करी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। उसने जबरदस्ती इंटरेस्ट को भी रिसीव किया है, किस चीज से, डीआरआई से, क्योंकि डीआरआई का रेट दिया हुआ था कितना परसेंट, 10% दिया हुआ था, तो उसने 10% के हिसाब से, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किया है। और इंटरेस्ट उसने 11 महीने का ही रिसीव किया है, ये भी एक चक्कर किया है। क्यों 11 महीने का रिसीव किया है? बिकॉज उसने लास्ट मंथ के इंटरेस्ट को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और ये भी इसके अंदर अजम्पशन आपको देखना पड़ेगा कि उसने डीआरआई में इन्वेस्टमेंट किस दिन दिखाई है, 30 अप्रैल को। तो अगर आप 1 अप्रैल को दिखाएंगे तो आप कितने महीने का इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, 12 महीने का, क्योंकि उसने 30 अप्रैल को दिखाया है, इसीलिए वो कितने महीने का कर रहा है, 11 महीने का। कोई दिक्कत इसको समझने में? एक बात और आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे तो डीआरआई में उसने रेट दे दिया कि 10% वाले इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा डाला था, अगर सर रेट नहीं दिया होगा तो बेटा आप बच जाइएगा, आपको इंटरेस्ट रिसीव करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर एक बात और, कि अगर 10% रेट दिया हुआ है और गलती से हम इंटरेस्ट रिसीव करना भूल गए, ठीक है, तो क्या मेरा मार्क्स कट जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ कि नहीं रिसीव हुआ। तो हम अपने मर्जी से यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिसीव करके दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस इंटरेस्ट, कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, डीआरआई के इंटरेस्ट की, अगर बाई द वे आप इंटरेस्ट रिसीव करना भूल भी गए तो ये कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमने 10% वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो पैसा लगाया है, ठीक है। अब लगाया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अज्यूम, ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम वहां पे इंटरेस्ट की एंट्री भी करें ही, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखाएं। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप कीजिए, अच्छी बात है। अगर बाई द वे आपसे छूट गया तो एग्जामिनर वहां आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसको एक्चुअली इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है, उसको तो ये देखना है कि भाई आपने डीआरआर बनाया, हाँ बनाया, डीआरआई बनाया, हाँ बनाया, ठीक है, डीआरआई पहले रियलाइज किया, हाँ किया, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब डिवेंचर को, डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू कीजिएगा, डिवेंचर्स को कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 9% डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट कीजिएगा, प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा, और डिवेंचर होल्डर्स को क्या कीजिएगा, क्रेडिट। और उसके बाद अगली एंट्री में डिवेंचर होल्डर्स को क्या कर दीजिएगा, पे कर दीजिएगा। चलिए, जब आप डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दीजिएगा, उसके आगे का सवाल करें। उसके आगे का सवाल पहला,
कि जो आपने इंटरेस्ट इनकम दिखाई है, ठीक है, जो आपने किस चीज पे रिसीव की है, DRI पे, ठीक है, 11 महीनों का जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, अगर रिसीव किया है तो बिल्कुल भी उसको कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा, STL में। फिर अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो फिर भूल के मत आइएगा कि उसको STL में ट्रांसफर करें। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। और अब सबसे लास्ट काम क्या, कि आपने जो DRR बनाया था किस पर्पस से बनाया था, DRR जो आपने बनाया था ये कितने का, 40,000 रुपए का, किस पर्पस से बनाया था, ताकि डिवेंचर का रिडम्पशन हो जाए। क्या डिवेंचर का रिडम्पशन हो गया? हो गया। तो क्या उस स्पेसिफिक रिजर्व का पर्पस सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया। तो अब उस स्पेसिफिक रिजर्व को एक जनरल क्लेम में ट्रांसफर कर दीजिए। जनरल क्लेम किसका? शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स का जनरल क्लेम किस अकाउंट में दिखता है? जनरल रिजर्व में दिखता है। ठीक है, तो अब आप एक एंट्री पास कीजिए, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, दिस इज लाइक अ प्रोसेस फ्लो। ये बिल्कुल एकदम प्रोसेस फ्लो की तरह है। ठीक है, सबसे पहले डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर का प्रीमियम सेटल करना, DRR में पैसा ट्रांसफर करना, DRI में इन्वेस्टमेंट करना, DRI को रियलाइज करना, इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करना, DRI के इंटरेस्ट को रिसीव करना, डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करना, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना, जो DRR बनाया हुआ था उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, और जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है उन सबको SPL के अंदर ट्रांसफर। ठीक है, और इसके लिए सबसे प्रमुख है कि आपका डेट के ऊपर कमांड हो, क्योंकि डेट के ऊपर कमांड नहीं होगा तो जर्नल एंट्रीज बीच से क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। क्लियर है? ये प्रोसेस समझ में है, ये क्वेश्चन समझ में है? ठीक है, आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दोनों किताब से लिख दे रहे हैं, DK गोयल से भी और TS गरेवाल से भी। पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। आप अभी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़िएगा। ठीक है, एक तो DK गोयल में थ्योरी पढ़ने लायक कुछ दिया ही नहीं है, TS गरेवाल ने भरसक कोशिश की है कि थ्योरी फेल करके दे। ठीक है, उसको भी पढ़ने की आप अभी कोशिश नहीं कीजिएगा, आप सीधे क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन से अटेम्प्ट कीजिएगा। हम अभी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आप इलुस्ट्रेशन मार्क कीजिए, हम आपको DK गोयल और TS गरेवाल से इलुस्ट्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, हम उससे भी दे देते हैं, क्या नाम है, SC शर्मा से भी दे देते हैं। पहले हम DK गोयल से लिख रहे हैं, फिर TS गरेवाल से लिख रहे हैं। मार्क कर लीजिए आप लोग अपनी अपनी किताब में। इलुस्ट्रेशन नंबर DK गोयल 1, 2 तो मैंने बता ही दिया पूरा डिस्कस करके। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, इलुस्ट्रेशन नंबर 4, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, इसीलिए कंपनी कंपनी है। क्या इसको सिर्फ प्रोसेस फ्लो समझिए, ये चैप्टर एक्चुअली अजीब है। ठीक है, क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में भी इस चैप्टर को पढ़िएगा ना, ठीक है, तो वहां पे आपको लॉजिकल इंटरप्रिट, देखिए आपको आदत क्या पड़ गई है, आपको इंटरप्रिटेशन की आदत पड़ गई है। ठीक है, कि काहे हुआ उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जब वो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या ऊपर ऊपर से बातें जा रही। ठीक है, इस चैप्टर के साथ यही दिक्कत है। This is 100% the appropriate, it is 100% the treatment of law. If you are understanding the law, you can do the treatment. And law has been skimmed out. Skimmed out का मतलब पता क्या होता है, कि जैसे दूध के ऊपर से मलाई छान लेते हैं ना, ये वही चीज किया गया। ठीक है, आपको गोता नहीं लगवाया गया, बिकॉज उसके पास उतना टाइम नहीं है या आपको उतना बताना नहीं है, तो उसने दूध के ऊपर से मलाई छानी है। ठीक है, और मलाई में आपको डूबने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, तो और आपको खाने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि उसमें चीनी नहीं है। सिंपल सा बात यही। ठीक है, बस तो इसको आपको स्किम्ड करके ही समझना पड़ेगा। मेरी भी यही दिक्कत है, नहीं होगा तो मैं लास्ट में एक प्रोसेस फ्लो आपको लिखवा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट, आप वही कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम उसको रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ लिखवाएंगे, हम हर साल लिखवाते हैं, कोई पहला साल नहीं है। ठीक है, हर साल हमको लिखवाना ही पड़ता है लास्ट में। ठीक है, कि भाई यही प्रोसेस फ्लो है, इसको लिख लीजिए, एक चैप्टर पूरा इसी से रिवाइज कर लीजिएगा, हो गया बात खत्म। हाँ अभी लिखवा देंगे, ये चैप्टर खत्म होते के साथ लिखवा देंगे। ठीक है, और बुक के पीछे लिखवाएंगे। ठीक है, कहीं और नहीं लिखना है, बुक के पीछे लिख लीजिए। पार्टनरशिप बस पार बेटर, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ईजी है। ठीक ठीक है, कंपनी पढ़ने से लगता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं।
ठीक है, पार्टनरशिप एक वाहियात थी, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, कंपनी डिफाइंस दैट यू आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी, ठीक है। थर्ड बुक तो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, थर्ड बुक तो प्रेजेंटेशन है, वहां तो लॉजिक काम करेगा, ये बढ़ रहा है, वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, ये घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ठीक है, तो वहां तो आप आराम से डिफाइन कीजिए, वहां आपका दिमाग चलेगा कि भैया सेल्स बढ़ रहा है तो जीपी बढ़ेगा, जीपी बढ़ रहा है तो फलाना बढ़ेगा, फलाना बढ़ रहा है तो बेचाना घटेगा, ठीक, बता दे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन तो ये पूरा चैप्टर ही जाएगा, लेकिन हम 10 कर देते हैं। हाँ तो यही दो तो कंसेप्ट है, तो चैप्टर ही नहीं बनेगा क्या? हम आपको सिर्फ ट्रीटमेंट समझा देंगे ना, बस कुछ नहीं कर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 छोटा ही चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको हार्ड एंड फास्ट मत लीजिए ज्यादा। 3 4 अच्छा यहाँ से 8 तक, ठीक है, इसमें हम आपको लिस्टिंग करा देंगे किस कंपनी को क्या करना है, किस कंपनी को क्या करना है, ठीक है, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 तक, और इसमें देखना ये अमेंडमेंट 2019 वाला ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी 25% पढ़ाया जाए रेट, ठीक है, तो आप अपना रेट सही रखिएगा, क्योंकि नया रूल आपका आइडेंटिफाई हो गया है, ठीक है। पेपर में आप इसी रेट से बना के आइएगा, हम आपको कल पूरा टेबल यहाँ पे दिखा देंगे, और टेबल आपको हम समझा भी देंगे कि कौन सी कंपनी तो क्या करना है, कौन सी कंपनी तो क्या करना है, ठीक है। और आप नए वाला ही फॉलो कीजिएगा, पुराना वाला फॉलो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप अगर बचना चाहते हैं पेपर में, तो लिख के चले आइएगा भाई साहब कि एज पर द न्यू अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट विच हैज बीन स्पेसिफाइड इन द ईयर 2019। नहीं तो कुछ इतना तो लिखने में क्या दिक्कत है, अमेंडमेंट एज स्पेसिफाइड इन द ईयर 2019, हो गया, बात खत्म। टेन तक बनाइए ना, अभी 10 तक एक बार ही चलिए, स्टार्ट कीजिए, उसके हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक बनाइए, उसका जो बाकी बचा हुआ। कौन सा टीजीएस वाला? इसमें बचा और कुछ नहीं,
ठीक है, मुझे बस 2 बातें कल इसमें आपसे कर लेनी है, ठीक है। पहली बात ये कि डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंपनीज विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डीआरआई और क्या रेट, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको हम कल बता देंगे, ठीक है। और एक बार प्रोसेस फ्लो पूरा आपको डिफाइन करा देंगे, दैट इज द थिंग जो आपको करना है, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ नहीं बचा इसके चैप्टर के अंदर, ठीक है। और 3 मेथड है, इंस्टॉलमेंट, ड्रॉ लॉट और फुल इन लम सम, ठीक है, वो आपको समझा देंगे, बस हो गया, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन चाहें तो बना, हाँ बिल्कुल, और उसमें कुछ है ही नहीं, आप पलट के देख लीजिए, हम आपको कल पूरा जिस्टअप यहाँ दे देंगे कि कौन सी कंपनी तो क्या उसको बनाने की जरूरत है, क्या डीआरआर चाहिए, क्या डीआरआई चाहिए तो कितने रेट पे चाहिए, ठीक है, वो बता करके चैप्टर को कल ओवर करेंगे। और जितना क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हैं, एकदम आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चले चलिए, यहाँ पे हम लोग इन करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए बाबू, बैठना है क्या, जाने का